हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल यप केमिस्ट्री। और यहाँ पे 29 फरवरी के लिए, जी हाँ, जो यूपी बोर्ड का आपका 29 फरवरी का है, यहाँ पर लेकर आ गए भाई साहब बायोलॉजी का पेपर। अरे गुरुजी, बायोलॉजी का बहुत चौचक वाला पेपर कोड है। आज का पेपर कोड 348 GCH है, जो कि 70 नंबर का क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, 70 नंबर का पूर्णांक है। बिल्कुल ये जो मॉडल पेपर है, यहाँ पे भर भर के क्वेश्चन फंसेंगे, वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को उतारा है। इस पेपर को एकदम घोल कर पी जाना है, कुछ भी करिए यार, इसको तैयार कर लीजिएगा। कोई दिक्कत कहीं से भी आ रही है, कोई अगर आपको लग रहा है कि नहीं गुरुदेव यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे टॉपिक नहीं समझ आएगा, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई, कमेंट कर दो, रिप्लाई देते हैं बैठ के। तो टेंशन क्यों लेते हैं, जब मैं हूं तो आपको टेंशन काहे की लेनी। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको एग्जाम में मिलने वाला है, जो कि 29 फरवरी का पेपर है। और ये क्वेश्चन घोल के पीना है। जो भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, अगर आप छोड़ेंगे तो ये गलती आपकी है, फिर मेरी गलती नहीं है। प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार आप अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि प्रश्नों के सामने दिए रहेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, बिल्कुल क्लियर है एकदम। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या भैया, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला यहाँ पर प्रश्न है, पहले का क, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है क्या कहलाता है। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है, उसे हम लोग नाभिका बोले तो हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं खरीजा, हाइलम कहते हैं गुरुजी। अच्छा नाभिक, अच्छा नाभिका यानी कि हाइलम बोला जाता है क्या, बिल्कुल हाइलम बोला जाता है, नाभिका बोला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क वाला है, क वाला है, टीबी के टीके का नाम क्या है गुरुजी, बीसीजी होता है। टीबी के टीके का नाम गुरुजी जी क्या होता है, बीसीजी होता है गुरुजी, बीसीजी का टीका। ठीक है ना, टीबी के टीके का नाम है। उसके बाद यहाँ पे भारत में रामदेव मिश्र को किस विषय पर या किस अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो रामदेव मिश्र हैं, अब रामदेव बाबा जो पतंजलि के मत बोल दीजिएगा, हाँ कि गुरुदेव बस वही है क्या, पतंजलि लगा दीजिए, नहीं भैया, ये रामदेव मिश्रा हैं। तो इनको पारिस्थितिकी, पारिस्थिति पारिस्थितिकी के अध्ययन का जनक माना जाता है। किसको भैया, रामदेव मिश्र जी को माना जाता है। घ वाला देखिए यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग भैया किसी के क्षेत्र में भी होता है, और चिकित्सा में भी होता है, और पारजीवी जीव में भी होता है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग इन सभी में होता है, इन सभी में। राइट ऑप्शन इन सभी में हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या गुरुदेव, बोल बिल्कुल दिक्कत ही ना आएगा कोनो। अरे आपके होते हुए गुरुजी क्या दिक्कत हो सकती है भैया, क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे यार सेट कर लू पहले, हाँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए अब दिखाई दे रहा है ना। अब यहाँ पे है आपका निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है, निश्चित लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे दूसरे का क है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर के आंसर, ये 1 अंकों का रहेगा। कितने अंकों के रहेंगे, 1 अंकों की ये आपके पेपर में आएंगे, 1 1 नंबर के आएंगे। है क्या यहाँ पे दूसरे का, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। जब सर जी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसके दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है गुरुदेव, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। कब वाला है, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो डीएनए अणु को काटने के लिए एक प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग करते हैं। तो डीएनए अणु को, डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, ये डीएनए अणु को काटने का काम करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला है वाला, मनुष्यों में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो एक बार बताइए, जो नर होता है, नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है सर जी। और मादा में कौन सा पाया जाता है गुरुजी, अरे गुरुदेव एक्स एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है, एक्स एक्स पाया जाता है ना। बस उसी की इसमें छापिएगा। क्या छापेंगे गुरुजी, क्या छापेंगे गुरुजी, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता, हमें जोड़े अर्थात लिंग गुणसूत्रों की विभिन्नता के कारण निर्धारित होता है। यानी कि कुल मिला के 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें नर में और मादा में। 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा में दोनों समान होते हैं, लेकिन अंतिम का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है,
वो नर और मादा में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। नर में भैया XY होता है और मादा में XX पाया जाता है, और यही लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है। माता पिता से जिस संतान में 44 प्लस XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र होता है, और जिसमें 44 प्लस XX गुणसूत्र मिलेंगे वह क्या होता है, पुत्री होता है। इस प्रकार से लिंग का क्या होता है गुरुजी, निर्धारण होता है गुरुजी, निर्धारण होता है गुरुजी। अरे गुरुदेव बहुत चौचक वाला प्रश्न यहाँ पे बता रहे हैं। घ वाला यहाँ पे है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य। भैया लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं, किसे कहते हैं सर, लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाओं के सर क्या कार्य होते हैं, तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण अंतराली ऊतक में मौजूद होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं कहां पर मौजूद होती हैं, तो जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वृषण अंतराली कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, और इनका मुख्य कार्य शुक्राणु जनन और एनाबॉलिक कार्यों में रख रखाव के लिए टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना होता है। किसका उत्पादन करना होता है, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या प्रश्न है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। जैव विविधता तप्त स्थल क्या है, किसे कहते हैं जैव विविधता तप्त स्थल। तो उत्तर में लिखेंगे ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता होती है उन्हें जैव विविधता तप्त स्थल कहते हैं। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता होती है उसे जैव विविधता तप्त स्थल कहा जाता है। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। क्लियर है, लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत आएगा गुरुजी हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। उसके बाद यहाँ पे लघुत्तरी टाइप सेकंड चालू होगा। क्या चालू होगा, लघुत्तरी टाइप सेकंड, जो कि 2 अंकों का प्रश्न रहेगा। करेजा कितने नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं गुरुजी। अच्छा यहाँ पे है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडल मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाए। केवल नामांकित चित्र बनाना है, केवल नामांकित चित्र बनाना है, इसीलिए यहाँ पे केवल मैंने वाटसन तथा क्रिक का नामांकित चित्र लिया। अरे कुछ नहीं करना है गुरुदेव, ऐसे ऐसे खींच देना है, ऐसे 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 बस खींचना है, ठीक है ना। उसके बाद गुरुदेव क्या करना है, उसके बाद फिर से ऐसे ऐसे खींच देना है, बस हो गया। और कुछ भी नहीं करना है यार, और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर देखिए यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 3-4 ठो डाल देंगे, फिर यहाँ पे 3 ठो डाल देंगे, फिर यहाँ पे 3 ठो डाल देंगे, बस ऐसे डालते चले जाएंगे। और कुछ आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसको जो बोलते हैं, इसको और इसको बेस जोड़ा बोला जाता है। और ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे घुमावदार एक संरचना दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग शर्करा फास्फेट आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शर्करा फास्फेट आधार बोलते हैं, जिसको बैकबोन के भी नाम से जानते हैं। ये जो पीले कलर का है इसको एडेनिन बोलते हैं, ये जो ग्रीन कलर का है थायमिन बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे इस कलर का है इसको ग्वानिन बोलते हैं, जो हल्का ऑरेंज टाइप, और जो रेड है इसको साइटोसिन बोलते हैं। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का यहाँ पे लगे रहते हैं, बेस जोड़े लगे रहते हैं, और एक शर्करा फास्फेट जो कि एक घुमावदार संरचना नुमा होती, बस यही आप फिगर बनाइए, काम खत्म हुआ। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आपके पेपर में जितने नंबर का आएगा उसी अनुसार आपको बनाना है। अगर पेपर में 2 नंबर का पूछा है तो 2 नंबर के अनुसार आप करिएगा, पेपर में 5 नंबर का पूछा है तो 5 नंबर के अनुसार हम लोग करेंगे, ठीक है ना, कोनो दिक्कत नहीं बा। अगर कोनो दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि गुरुदेव यहाँ पे दिक्कत हो रही है। उसके बाद ख प्रश्न है यहाँ पे, देखिए ख प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखिए, उसके रोकथाम और उपाय का वर्णन कीजिए। मतलब यौन संचारित रोग होता क्या है, उसका उपाय क्या है, और रोकथाम के उपाय क्या है, और ये कैसे होता है। उत्तर में लिखेंगे ऐसे रोग जो शारीरिक संबंध यानी कि यौन संबंध के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें यौन संचारित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है। अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है, जब एक पुरुष एक मादा दोनों लैंगिक जनन क्रिया करते हैं, मतलब सेक्सुअली क्रिया करते हैं, तो उनके दौरान कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं जिससे क्या होता है, ये सब रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे HIV एड्स रोग उत्पन्न हो जाता है, अनचाहा हाँ सेक्स कर रहे हैं भैया, किसी से भी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पता नहीं उसको HIV है कि नहीं, आपको भी हो जाएगा। तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये आपको सुरक्षा मतलब प्रदान करती हैं, अगर इन सब पर आप ध्यान देंगे तो। नहीं तो भाई साहब डिसीज हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। और ये ऐसा रोग है ना जिसके बाद 100% गारंटी देता हूं, जैसे ना पेपर में
उसी प्रकार 100% गारंटी के साथ उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, भाई मर जाएगा। अगर किसी को HIV या फिर एड्स रोग हो जाता है वो कभी बचता नहीं, 100% है कि मरेगा तो मरेगा और वो मर भी जाएगा। एक बात याद रखना, इसीलिए सलाह दिया जाता है, ठीक है ना। इन्हें रजित रोग या जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एड्स, सुजाक को क्या बोलते हैं, गोनोरिया बोलते हैं, और उपदंश जिसे हम लोग सिफिलिस आदि यौन संचारित रोग हैं। यौन संचारित रोग से बचने के क्या क्या उपाय हैं भैया, इसके क्या क्या उपाय हैं कि यौन संचारित रोगों से बचा जा सकता है, तो वो चीज यहाँ पे देखिएगा। यौन संचारित रोग से बचने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहला उपाय करे जा, किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग की गई इंजेक्शन दोबारा प्रयोग में नहीं करना चाहिए। पता लगा गुरुजी गए हैं टिटनिस का सुई लगवाने के लिए, दो लड़के, दोनों ने मारपीट कर लिया गुरुजी, वो पटक के तोड़ा गुरुजी, वो पटक के फोड़ा गुरुजी, और दोनों के सर में लग गई चोट। अब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने निकाला इंजेक्शन सिरिंज, और दोनों के वही सिरिंज, इसको भी ठोका उसको भी ठोका, कहा कि एक सिरिंज में दोनों काम हो जाता है। तो पता लगा इसको HIV है तो उसको भी हो जाएगा। तो जो रोग है ना वो फैलेगा फिर, तो दिन इसको ध्यान दीजिएगा। असुरक्षित यौन संबंध बनाना, हाँ, असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए भैया। अगर आप निरोध का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, निरोध का यूज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है रोग होगा ही होगा। हाँ, ये व्यक्तिगत साफ सफाई का उचित ध्यान रखना, भैया नहा ही नहीं रहे हैं, पता लगा नहाएंगे नहीं, जाड़ा पड़ रहे कुछ 10 दिन नहीं नहाएंगे, अब गंदगी आप फैलाओगे तो जाहिर सी बात है ये सब रोग होंगे ना। उसके बाद रक्त आधान केवल शुद्ध रक्त से ही ग्राही व्यक्ति को करना चाहिए। मतलब कि जो ब्लड होता है, ब्लड जो हम लोग ब्लड लेते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाती है तो हम लोग ब्लड की डिमांड करते हैं ना, बस वही है। उसके बाद ग वाला प्रश्न है, टन्नन एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी जो टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो एक तरफ लिखेंगे टर्नर सिंड्रोम और फिर लिखेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र से संबंधित रोग है। इस रोग में मादा का एक्स गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र से गायब हो जाता है और गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर कितनी बचती है, कुल 45 बचती है। कितनी बचती है, 46 के स्थान पर कुल 45 बचती है। जो मादा से एक्स गुणसूत्र क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब कि वो खत्म हो जाता है। तो उसके द्वारा क्या होता है, 46 के स्थान पर 45 रह जाती है, जिसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम गुणसूत्रों से संबंधित रोग है। इसमें एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि यानी कि XY के साथ एक EX और जुड़ जाएगा, और यह पुरुषों में होता है। अतः क्लाइनफेल्टर में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक एक्स गुणसूत्र गायब हो जा रहा है, किसमें, मादा में। यह केवल महिलाओं संबंधित होता है, एक बात ध्यान देना। जो टर्नर सिंड्रोम होता है यह केवल फीमेल में होता है, मतलब कि महिलाओं में होता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल केवल किस में होता है, मेल में होता है, मतलब पुरुष में होता है। किस में होता है, पुरुष में होता है। इस बात को भाई ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, बस दैट्स इट, काम खत्म, और कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं बा। अगला यहाँ देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है भैया, अगला ये प्रश्न बोल रहा है कि पौधों में दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो ये दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसकी खोज किसने किया था। तो देखिएगा, निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन दोहरा निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, नर युग्मक से संलयन दोहरा निषेचन कहलाता है। द्विनिषेचन की खोज नमास्चीन ने की थी। द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, नमास्चीन ने किया था, ठीक है ना। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है, मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए कि मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या होता है। अब मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या होता है, तो पृथक्करण का नियम है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। किसी लक्षण को संतति तक ले जाने वाले कारक अलग अलग हो जाते हैं तथा यह कारक अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व पुनः युग्म बनाता है। इस कारण माता और पिता के कारक संतति में अपना प्रभाव दिखाते हैं और इसे ही पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है गुरुदेव, कोनो दिक्कत नहीं है। उसके बाद लघु उत्तरी टाइप सेकंड है। क्या है? लघु उत्तरी टाइप सेकंड प्रश्न है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिएगा, चौथा जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यानी कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर भैया अपने भारत में अलगाववाद पैदा करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि यार लोग मतलब कि न्यूज पे आकर कुछ भी, न्यूज वाले भी यार बहुत महान महान लोग हैं कि लड़ा रहे हैं। एक तरफ भैया अलग भाई को बैठा दिए, एक अलग बैठा दिए, उनको आपस में लड़ा रहे हैं, ये अपना टीआरपी हाई कर रहे हैं। हाँ, तो भैया उनके चक्कर मत पड़िए, ये सब देश को खोखला कर डालेंगे। अब ये बताइए, कहते हैं कि यार ये देखो हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। आप ब्लड देखिए ना अंदर, क्या ब्लड में लिखा हुआ है कि ये इस जाति से है? नहीं यार, सभी लोग समान हैं, इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है, हमें किताबें प्रोवाइड की जाती है। लेकिन लोग देख रहे हैं उसी में, भैया हम ये हैं, भैया हम ये हैं, भैया ये है। नहीं यार, प्लीज लड़ना बंद करिए यार। तभी हम, जब समाज एक साथ रहेगा ना, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। आप लोग एक ऐसे जन का निर्माण कीजिए, एक ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जो सभी को मिलाकर आगे ले चले और हमारा भारत महान बन पाए। पहले सोने की चिड़िया क्यों कही जाती है पता है? क्योंकि पहले ये सब नहीं था, ये सब इतने बवाल नहीं थे। ना कोई हिंदू के नाम पे लड़ रहा था, कोई ना मुस्लिम के नाम पे लड़ रहा था, ना कोई बौद्ध के नाम पे लड़ रहा था, ना कोई ईसाई के नाम पे। सब लोग एक थे। लेकिन आज देखिए सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। पहले क्या रहता था, पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। हाँ, दादाजी रहते थे, उनके बच्चे रहते थे। आज भैया बाप का बेटा ही नहीं हो रहा है, बेटे मैं देखता हूँ उन्हें पिता को ही गाली देते हैं। तो ये ऐसे बच्चे यार कहाँ से आते हैं? वो बाप जो उन्हें पैदा किया है, हाँ, उनको भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग है। तो कलयुग में बस ऐसे ही होगा। लेकिन मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक ऐसे समाज का निर्माण ना करें जो कि आगे चल कर एक भयंकर, ठीक है ना, राक्षस का रूप ले ले, बल्कि एक अच्छे समाज का निर्माण करिए। आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, आप आने वाले भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं आप लोग, पता ही नहीं, आप लोग ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। और आप लोग अपने माँ बाप का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज की दुनिया में कोई सत्य है तो माँ और बाप है, और कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है? क्योंकि हमने उनसे ही जन्म लिया है, उन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। तो सत्य क्या है? वही जो आपको जन्म दे रहा है। तो आपके माँ बाप ही आपके सत्य हैं, इसलिए उनको पूजिए, उनका ख्याल रखिए और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलिएगा, गलत मार्ग पर मत चलिए, याद रखिएगा। तो जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? जैसे जैव उर्वरक हमारे मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से खेती होती है। उसी प्रकार आप भी अगर एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे ना, तो जाहिर सी बात है एक अच्छे समाज का क्या होगा? निर्माण होगा। देन आप लोग सही इंसान बनिएगा। जितना ज्यादा आप सही इंसान बनेंगे भाई, उतना ही अच्छे हमारे एक सही समाज का निर्माण होगा। और अपने माँ बाप का केयर करिएगा, और कोई भी नहीं है, ठीक है ना? तो जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये 3 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर, फलों एवं सब्जियों के छिलके, घास भूसा, जीवों के मलमूत्र आदि को एक गड्ढे में इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। जो घर से कूड़ा करकट निकलता है ना, उसको एक गड्ढे में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, जहां नमी, हवा की उचित मात्रा उपस्थित हो। सूक्ष्म जीव, कवक एवं जीवाणु की उपस्थिति में जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये कंपोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। यह खाद फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इस जैविक खाद के उपयोग से मृदा की या मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफी हद तक क्या होती, बढ़ती है, क्योंकि ये मिट्टी की नमी में आसानी से घुल जाते हैं तथा मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ जैविक खाद से मिट्टी में लाभप्रद सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है और मिट्टी में छिद्र बढ़ जाते हैं, जिससे गैसों की आदान प्रदान आसानी से होता है। इस तरह से जैविक खाद मिट्टी की संरचना को सुधार कर उर्वरा उर्वरा शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है, एवं मिट्टी उत्पादन दर को भी क्या करता है, यह बढ़ा देता है। ठीक है? उसके बाद क्या लिखेंगे? ख वाला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। ख वाला प्रश्न ये बोल रहा है, मरुस्थलीय पौधे जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या लिखेंगे उत्तर में? मरुस्थलीय पादपों जैसे मरुस्थलीय पादपों और जंतुओं के अनुकूलन कम वर्षा वाले स्थान पर, कम वर्षा वाले स्थान की जलवायु शुष्क हो जाती है तथा मिट्टी रेतीली एवं मृत हो जाती है। ऐसे स्थानों को मरुस्थल या रेगिस्तान कहा जाता है।
इस प्रकार के आवासों में उगने वाली वनस्पतियों को मरुद्भिद कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इन आवासों में पाए जाने वाले प्राणियों को मरुस्थलीय प्राणियों से संबोधित करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी में जल उपस्थित होने के बाद भी पौधे द्वारा इनका उपयोग नहीं होता और ऐसे स्थान में लवण अम्ल की अधिकता हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, एस्केरिसिता क्या है, इसके बचाव एवं उपचार पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि एस्केरिसिता क्या होता है और उसका बचाव और उपचार कैसे करेंगे। एस्केरिसिता है क्या, एस्केरिसिता संघ एस्के हेल्मिस्थनीज के परजीवी एस्केरिस के संक्रमण से फैलता है। यह मनुष्य की आंत में संक्रमित भोजन के माध्यम से पहुंचता है। इसके अंडे मनुष्य की आंत में क्या करते हैं, वृद्धि करके यकृत, हृदय, फेफड़े को क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। एस्केरिसिता के लक्षण क्या क्या हैं, पेट में ऐंठन, अतिसार, गैस्ट्रिक अल्सर, उल्टी, घबराहट आदि इसके क्या हैं, प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है ना। और इसका रोकथाम और उपचार क्या भैया, रोकथाम उपचार में देखेंगे तो आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरा, भोजन को मक्खियों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। प्रदूषित भोजन, जल आदि का उपभोग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे चौथा देखेंगे तो चौथा क्या है, दैनिक साफ सफाई पर विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। घ वाला प्रश्न है, अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले अनिषेक जनन होता क्या, इस पर देख लेते हैं कैसे होता है अनिषेक जनन। तो अनिषेक जनन इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के मादा अंडों से भ्रूण का विकास होता है। यानी कि बिना निषेचन ही मादा के अंडों से भ्रूण का विकास होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। और इसमें बने अधिकतर अंडे क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मधुप ड्रोन द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम की समुच्चय संख्या पर आधारित होती है। जो मधुप ड्रोन मधुमक्खी होता है, इनसे द्वारा क्रोमोसोम की जो समुच्चय संख्या प्राप्त होती है इसके आधार पर होता है। रानी मधुमक्खी का निर्माण शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप होता है तथा नर ड्रोन का निर्माण अनिषेचित अंडों से होता है। मादा द्विगुणित होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है एवं नर अगुणित होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, 16 होता है। ठीक है ना। तो ये आपका आने वाला पेपर है जो कि आपका 29 फरवरी के लिए है और ये पेपर आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल दिल खोल के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।